स्ट्रिंग को कॉल करेगा, और टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, सारी वैल्यू प्रिंट करा रहा है, राइट। चाहे वहां पे वैल्यू है नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेगा, सिर्फ प्रिंट करा देगा। तो अब देखो E2 को जब मैंने प्रिंट कराया तो उसने ये वाला मैसेज प्रिंट कराया जिसमें कि क्या क्या और नेम दे दी, एज, सैलरी, सिटी, सब कुछ वैल्यूज दी थी। तो ऐसे में कौन सा वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑल वैल्यू वाला, राइट। एंड इसी वजह से सारी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। एंड आफ्टर दैट अगर मैं अब E4 को प्रिंट कराऊंगी तो E4 क्या करेगा, सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देता है, वहां पे एक भी वैल्यू आपकी ब्लैंक नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही क्लास के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यस मैम। ओके, एनी डाउट्स एनीवन? मैम जब हम आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग देंगे कॉल करेंगे तो वो वाले ही मेथड कॉल होगी, यस, बट टू स्ट्रिंग कब होगी जब हम आर्गुमेंट नहीं देंगे? नहीं, टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट। ओके, ओके मैम। मैं यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड is called when you try to print the object। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे उसमें वैल्यू है नहीं है कुछ भी है, अगर आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हो, इट विल कॉल द टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, चलिए। एंड टू स्ट्रिंग इज अ डिफॉल्ट मेथड ऑफ अ क्लास ऑल्सो। आप सबको पता है जितनी भी जावा की क्लासेस हैं उन सबकी पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, और टू स्ट्रिंग मेथड एक्चुअली में एक ओवररिडन मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास से हमें मिलता है। अगर आप कभी भी टू स्ट्रिंग मेथड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ऐसे में आप लोग क्या करिएगा, एक काम और करते हैं इसमें, आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू को सर्च कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट आ जाती है। तो इफ यू वांट टू चेक कि टू स्ट्रिंग किसका पार्ट है तो वो भी आपको मिल जाता है। एक मिनट में मैं इसका शॉर्टकट भूल रही हूँ। चले कोई नहीं, मैं बता दूंगी। बाकी देखो अगर आप यहाँ पे कभी भी ऑब्जेक्ट क्लास को देखते हो ना, तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ही टू स्ट्रिंग मेथड है विच इज एन ओवररिडन मेथड फ्रॉम द क्लास ऑब्जेक्ट। तो मान लो अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लास को देखना है, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और F3 प्रेस करो, तो ऑब्जेक्ट क्लास ओपन हो जाएगी विच इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी जावा क्लास। तो आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्लास जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास के पास भी क्या है, एक टू स्ट्रिंग मेथड है, हैश कोड मेथड भी होता है इसके पास, टू स्ट्रिंग मेथड आता है। सो दिस इज योर डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड जो कि क्या करता है, क्लास का नाम, उसका पैकेज का नाम, एट द रेट के बाद हेक्सा स्ट्रिंग मतलब हैश कोड होता है जो वो प्रिंट कराता है ऑब्जेक्ट का। ओके, जो डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग होता है, क्योंकि लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, टू स्ट्रिंग को क्या कर दिया हमने, ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो हम टू स्ट्रिंग को क्या कर रहे थे, ओवरराइड कर रहे थे। ओवरराइड करने की वजह से ही क्या हुआ, टू स्ट्रिंग मेथड रहा नहीं रहा ना, राइट। तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, तो दिस इज द थिंग विद टू स्ट्रिंग मेथड। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैम थोड़ा हैश कोड का बता दीजिएगा, वो एमसीक्यू में पूछा गया था। हैश कोड इज अ स्पेशल कोड विच इज असाइन टू एवरी ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट जावा में बनते हैं, ये कह लो कि उनका एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाता है, दैट इज नोन एज हैश कोड। ओके, तो अगर आप कभी भी किसी भी क्लास का हैश कोड देखना चाहते हो या कह लो किसी ऑब्जेक्ट का हैश कोड देखना चाहते हो तो आप उसके हैश कोड को भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सी अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मान लो अब मैंने हैश कोड वाला मेथड तो ओवरराइड नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी हैश कोड को कॉल कर सकती हूँ
बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज अवेलेबल टू ऑल द क्लासेस। तो क्या करते हैं हम, E1 डॉट हैश कोड करके अगर आप प्रिंट करो तो सी हैश कोड आपके सामने आ जाएगा। 1 सेकेंड, तो आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या आ गया, हैश कोड आ गया। तो ये हैश कोड जो होता है ना, दिस इज अ यूनिक आईडी विच इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा विच यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो अब यहाँ तक? यस मैम। तो जावा में जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो हर ऑब्जेक्ट को ये यूनिक आईडी मिलता है। देखो मैं अगर E1 और E2 दोनों का हैश कोड प्रिंट कराती हूँ, तो ऐसे में दोनों आईडी कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, दे आर नॉट सेम, जबकि वो सेम ही क्लास के ऑब्जेक्ट है। ओके, इवन देन तो अगर मैं तीनों या चारों का भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊंगी ना, हैश कोड प्रिंट कराऊंगी, इट विल बी टोटली डिफरेंट टू फ्रॉम अदर वंस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। एनी अदर डाउट इन दिस वन? मैम ऑब्जेक्ट का एड्रेस निकालना होगा, जो रेफरेंस होगा उसका एड्रेस निकालना है तो कैसे करेंगे? जावा में हम एड्रेस नहीं निकाल सकते बिकॉज जावा सिक्योर लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा, और अगर हमें यहाँ पे एड्रेस निकालना है, निकाल तो सकते हैं, ऐसा रीज़न नहीं है, बिकॉज के हम रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क जावा के सारे रूल्स को ब्रेक कर देता है। बेसिकली यू कैन से जावा ने अपने लिए खुद ही एक हथियार बना रखा है, लेकिन रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क को प्रैक्टिस करना मतलब बेसिकली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ना यूज करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी भी ना रिफ्लेक्शन में से इन्होंने काफ़ी मेथड्स हटा भी दिए जो पहले यूज हो जाते थे। तो वो आपके बाइट कोड को इनिशियलाइज कर सकते हैं, आपकी क्लासेस को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एड्रेसेस निकाल के दे सकते हैं, इवन प्राइवेट वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप रिफ्लेक्शन का यूज करते हो तो। बट राइट नाउ अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही वाइड टॉपिक है, अलग ही चला जाता है। यूजुअली यू कैन से जावा डज नॉट अलाउ टू लुक फॉर द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल और एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिवील्स द मतलब इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क ऑल्सो। इसी रीजन से जावा ने क्या यूज नहीं किया, पॉइंटर का यूज नहीं किया कभी भी। यू विल सरप्राइज्ड, पॉइंटर्स जो थे वो बहुत अच्छा टॉपिक था सी और C++ में, बट जावा नेवर यूजेस पॉइंटर्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। मैम यदि इसमें एड्रेस नहीं निकाल सकते तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है जावा में? जावा में लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अप्लाइड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। आप क्या करते हो, जैसे वहां पे नोड्स बनाते थे, वहां पर आप क्या बनाते हो, जैसे अभी हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है या फिर आपने एक डेटा क्लास बनाई जिसमें आपने एक या दो वेरिएबल जो लेना है ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेल्फ रेफरेंसिंग का यूज करते हो, जिसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। सी इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। क्या करते हैं हम, यहाँ पर मान लो हमने एक डेटा क्लास बनाई, ठीक है। अब इस डेटा क्लास को मैं एज अ नोड भी ट्रीट करा सकती हूँ, जैसे हम लिंक लिस्ट में लेते हैं। लिंक लिस्ट जावा में दो तरह से इंप्लीमेंट होती है, एक इस तरीके से और दूसरा जावा आपको इनबिल्ट लिंक लिस्ट भी देता है। तो यहाँ पे मान लो मैंने इंट ए वेरिएबल लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगी, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, अपनी ही क्लास को रेफर कर दिया ना इसने, तो ये होता है सेल्फ रेफरेंसिंग का यूज। तो ऐसी चीज जावा में अलाउड है। अब अगर मान लो, चलो मैं काम और करती हूँ, इस क्लास का जो एक्चुअल नेम है दैट आई वांट टू चेंज, मैं एक ही प्रोग्राम में दो क्लासेस बना दूंगी। तो इसको हम ले लेते हैं क्लास का नाम लिंक लिस्ट है, और इस वाली फाइल, इस वाली का नाम हम क्या रख देते हैं, डेमो क्लास। और यहाँ पे हम इसका पब्लिक हटा देते हैं क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल क्लास, और यहाँ पे हम डेमो लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्लास और बना देती हूँ, पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट डेमो, ठीक है। अब मेन मेथड चाहे आप बनाओ या ना बनाओ वो आपके ऊपर है इसके अंदर, ठीक है। तो मेन मेथड बना लेते हैं फिलहाल के लिए। तो अब देखो, अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे कभी भी किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो मैं इसी का यूज करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम क्या बना देंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स कर दो एंड जनरेट करा दो। एक कंस्ट्रक्टर भी बन गया जो कि दोनों वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेगा। अब अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रेफरेंसिंग करनी है,
तो ये एक दूसरे का हैश कोड ही सेव करेगा एक तरह से, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेव करेगा, जिससे कि आपके पास लिंक लिस्ट बनती जाएगी। तो इससे भी कर सकते हो या नेस्टेड क्लासेस से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, मान लो आपको फर्स्ट नोड क्रिएट करना है, या फिर आपने क्या करनी है, मान लो मैंने लिया int n इक्वल्स टू 5, मेरे को नंबर ऑफ नोड्स 5 रखनी है। यहाँ पे मैंने लूप चला दिया, जब तक n की ग्रेटर देन वैल्यू कितनी है 0 से बड़ी है तब तक लूप चलेगा। और जितनी बार लूप चलेगा वो क्या करेगा, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा d1 इक्वल्स टू न्यू डेमो पहले तो, ठीक है, और उसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस भी पास करना है अपनी अगली नोड का। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है कि यहाँ पे वो मांगेगा पहले से एड्रेस कंस्ट्रक्टर, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही लेते हैं, इसको सिंपल बनाओ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो बनाने की भी जरूरत नहीं होती, आप सिंपल भी छोड़ सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ दो तो भी चलेगा। तो अभी क्या करते हैं ना, इसका ऑब्जेक्ट जैसे हमने बनाया फर्स्ट, अब इसकी जगह पे ना मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, सेटर्स गेटर्स बना देती हूँ। ठीक है, तो दोनों के सेटर और गेटर बन गए। अब इसके बाद यहाँ पे बस क्या करना है, जैसे कि D1 के अंदर मुझे कोई भी वैल्यू सेट करनी है, ए की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे मान लो 10 दे देती हूँ पहला ऑब्जेक्ट के लिए। सो D1 डॉट करके अब मुझे यहाँ पर अगर सेटर के साथ साथ दूसरी वैल्यू देनी है, तो मान लो अभी के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट जब आप आ रहे हो, जैसे मैं कंडीशन वगैरह नहीं लगाऊंगी, ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिलहाल तो फर्स्ट नोड में हम क्या करते हैं, नल डाल देते हैं। तो ऐसे में आप क्या बना दो यहाँ पर D1 डॉट, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, D, तो आप लो इसको सेट dt, और इसमें हम क्या भेज देते हैं, अभी के लिए नल डाल देते हैं। तो ये आपकी पहली नोड बन गई, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि मान लो फर्स्ट नोड पे ही आ रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, इफ n इज इक्वल्स टू 5, कि अभी अगर पहली बार आए तो मतलब पहली नोड बन रही है तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि हमने टोटल 5 नोड्स लिए। तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो डेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे हेड बनाते थे वहां पर, तो उसमें अभी हमने नल लगा दिया, ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है। एल्स में हमें क्या करना है, एल्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अगर आप आपको पॉइंटर बनाने हैं क्लास के तो पॉइंटर बनाते जाओगे और वो आ जाएगा। प्रोग्राम थोड़ा लंबा बन जाता है, लेकिन बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाएंगे। मतलब बाकी लॉजिक तो वही है जैसे हम सी में यूज करते थे कि हेड बना देंगे, फिर उसका पॉइंटर टेम्परेरी बना देंगे, फिर उसको नेक्स्ट में डालते रहेंगे, वही काम करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से करेंगे, ऑब्जेक्ट की हेल्प से करेंगे। एक काम करती हूँ, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को कल कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होगी। यस मैम। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका तो बहुत ही सिंपल है, जावा आपको इनबिल्ट लिंक लिस्ट दे देता है। आप लोगों ने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है? नो मैम, C++ में STL पढ़ा हुआ है। तो जावा में क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा आप लोगों ने बिल्कुल भी? नो मैम। पढ़ा है मैम, हैश सेट, हैश मैप वाला तो कौन। उसी के साथ तो था कलेक्शन फ्रेमवर्क में, देखिए लिंक लिस्ट बन जाती है आपकी, किसी भी चीज की बना लो, स्ट्रिंग की बना लो। तो इसमें हमें हैश कोड वगैरह कुछ भी देना नहीं पड़ता, सिर्फ वैल्यूज दे देते हैं। इस तरीके से आप लोगों की एक लिंक लिस्ट बन जाती है यहाँ पे। तो ये इनबिल्ट लिंक लिस्ट है इसकी। मान लो मुझे 5 नोड्स बनानी है, या फिर आप नोड ना भी दो चलेगा, क्योंकि ये एक तरह का आपका क्या होता है, साइज नहीं होता ना इसमें। तो आप यहाँ पे अब क्या बना सकते हो, इसके अंदर वैल्यू बना सकते हो। अच्छा, इसका हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो बस D1 डॉट ऐड करते जाओ, नई वैल्यू लगाते जाओ, लिंक लिस्ट बनती जाएगी इस तरीके से। तो जितनी वैल्यू दोगे, ये इसका डिफॉल्ट तरीका है, मतलब जो इसका इनबिल्ट फीचर है। इसलिए जावा में लिंक लिस्ट की या फिर बाकी चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं होती किसी को कि कैसे इंप्लीमेंट करनी है। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। ये प्रोग्राम अभी थोड़ा लंबा जाएगा और इतना हमारे पास अभी टाइम बचा नहीं है, अदरवाइज मैं आपको भी ये बनवा देती, लेकिन मैं इसको कल कंप्लीट करा दूंगी आपको, ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो
अगर आप इनबिल्ट लिंक लिस्ट लेते हो तो आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए फिर अभी इसमें देखो हमने तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया था अभी लिंक लिस्ट का, कि जो नोड का स्ट्रक्चर होता था हमारा, राइट। अब लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बन गया, बस अब करना क्या है, वही लॉजिक लगाना है पूरा, क्योंकि लिंक लिस्ट का लॉजिक भी काफी लंबा चौड़ा आ जाता है फिर अगर हम इस तरीके से करते हैं। तो फिर हमें हेड वगैरह नोड वगैरह सारा कुछ इसमें बनाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके यस मैम। ओके गाइस, तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। मैम यस सार्थक। मैम नमन ओके नमन, यस बताइए। मैम अटेंडेंस नहीं लगी है मेरी आज की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।